का मैसेज करो स्क्रीनशॉट। हाँ मैम। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेंट्री लेवल पे दो पढ़ा था। आर ओ किस लेवल पे हमें ऑर्डर करना चाहिए, यानी री ऑर्डर लेवल मेन तो है फॉर्मूला, इसी पे क्वेश्चन होता है कि क्या करना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्टकट भी बता दिया था, मैक्स यूटी, ठीक है, ये याद रखोगे तो हो जाएगा। बाई चांस अगर मैक्सिमम यूसेज और लीड टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन रेट निकालना पड़ता है। अच्छा, एवरेज लीड टाइम कैसे आता है? मैक्सिमम ये लिख देंगे बाद में, मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम का ऐड करके डिवाइडेड बाई टू, जैसे हर एक चीज का एवरेज निकाला जाता है वैसे ही। तो दो लीड टाइम होता है, मैक्सिमम इतने दिन, मैक्सिमम और मिनिमम इतने दिन के अंदर आ जाएगा, जैसे 6 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम 10 दिन, मिनिमम 6 दिन, तो ये इसका एवरेज हो जाएगा 6 + 10 डिवाइडेड बाई टू। एवरेज कंजम्पशन, जैसे कि पर डे इतना कंजम्पशन होता है तो उसका एक मैक्स मीन होता है, तो उस मैक्स मीन का एवरेज करने से एवरेज कंजम्पशन आ जाता है। ठीक है, ये हम लिख देंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी बता दिया था, ठीक है। चलो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल था आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मीन यूटी। तो शॉर्टकट में याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है जिससे नीचे मेरा स्टॉक नहीं जाना चाहिए। इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ordered material should be recorded for receipt returns. Otherwise, there will be stock out condition। मतलब ये तो चलो डेफिनेशन, सिंपल सा बात ये है कि इसके नीचे मेरा स्टॉक का लेवल नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने 600 किलो रहते रहते ऑर्डर देना है, ठीक है, मतलब हम लोग, मेरा जो आर वेल है, रीऑर्डर लेवल इतना है कि इतना किलो मटेरियल रहते रहते हम ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल है 200 किलो, इससे नीचे मेरा स्टॉक लेवल नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे चला गया तो फिर ऑर्डर दिया हम लोगों ने तो फिर हो सकता है हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन आ जाए, क्योंकि कंजम्पशन करते करते, क्योंकि जब भी ऑर्डर देता है तो कंजम्पशन तो करना होता है ना, कंजम्पशन तो चालू रहता है, वो थोड़ी ना बंद हो जाता है। तो इट इज द आइडियल इन्वेंट्री लेवल एट विच द ऑर्डर मटेरियल शुड बी रिसीव्ड, अदरवाइज देयर विल बी स्टॉक आउट कंडीशन, ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉक आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मिनिमम स्टॉक लेवल आर ओ ए माइनस, क्योंकि माइनस क्यों हो रहा है देखो, जब आरओएल का मतलब जिस लेवल पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालेंगे तो मैक्सिमम मतलब क्या, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जिस लेवल पे ऑर्डर करते हैं, फिर ऑर्डर करने पे जो सामान आता है वो आने पे जो स्टॉक लेवल बनेगा वही मैक्सिमम होगा, तो वो आरओएल से ऊपर होगा, तो आरओएल प्लस, ठीक है। और मिनिमम मतलब क्या, आरओएल से नीचे जाएगा, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस आता है। तो आरओएल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम।
इसका शॉर्टकट याद रखने के लिए ROL माइनस NUT याद रखने के लिए NUT। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कंजम्पशन नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है कि अगर बाई चांस नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ नहीं है तो उसके जगह एवरेज कंजम्पशन निकाल लेना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। इफ नॉर्मल कंजम्पशन एंड नॉर्मल लीड टाइम आर नॉट given in question, then average consumption and average lead time is taken। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ना तो ज्यादा कोई कंजम्पशन ना तो कम, मतलब नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस पे होता है उसको नॉर्मल कंजम्पशन। लेकिन क्वेश्चन में अगर कभी नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया और हम लोग को मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम से जो है फॉर्मूले को रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ ये एन की जगह ए आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कंजम्पशन कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज लीड टाइम का मतलब होता है मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। ये करने से एवरेज मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। मतलब पूरे साल भर हमारे पास कितना स्टॉक रहता है, तो वो हम लोग एवरेज करके ही बोलेंगे ना। जैसे अब जैसे घर का ही देख लो, तो किसी मंथ ज्यादा मान लो आटे का कंजम्पशन हुआ तो उस मंथ मान लो लग गया 2 किलो, ठीक है। किसी महीने लग गया 3 किलो, किसी महीने लग गया मान लो 1 किलो। डिपेंड कर रहा है कि तो कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा चेंज होते ही रहता है, ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि टारगेट प्रोडक्शन जितना था उससे कम हुआ ज्यादा हुआ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम लोग एवरेज करके बोल सकते हैं ना कि भाई मेरा पूरे मतलब पूरे साल भर में देखा जाए तो इतना जो है मेरा ये चीज इतना लगता है, ठीक है। चाहे वो आटा हो चीनी हो जो भी है, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकता है कि पूरे साल भर उनको कितना रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। इट इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ऑन हेल्ड ऑन एवरेज ड्यूरिंग द ईयर। एवरेज जितना पूरे साल भर इन्वेंट्री रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, वही एवरेज स्टॉक है। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। जैसे ज्यादा से ज्यादा 10 किलो मटेरियल लगता है, ठीक है। कम से कम 5 किलो, उससे कम नहीं होता है, ठीक है। और 10 से ज्यादा भी नहीं होता है, तो फिर एवरेज कितना होता है? 10+5 डिवाइडेड बाई 2। 10+4 कर देते तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज 7 किलो मटेरियल लगता है, वही चीज एवरेज स्टॉक लेवल इस तरीके से। इसका एक और फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ईओक्यू, ठीक है। दोनों से ही आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। आंसर वेरी नहीं करता है, दोनों से ही आंसर सेम आ जाता है। फिर दोनों का जरूरत क्या है कि अगर क्वेश्चन में मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल तो दिया हुआ है, दोनों फॉर्मूले में मिनिमम स्टॉक लेवल का तो रिक्वायरमेंट है, उसके बिना निकाल नहीं सकते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया है, लेकिन ईओक्यू निकालने के लिए दिया था या फिर ईओक्यू गिवन है, तो हम लोग एवरेज स्टॉक लेवल का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हम लोग का जो फॉर्मूला है, ये वाला सेम क्यों है देखो। जस्ट समझाने के लिए बोल देते हैं क्यों सेम हो रहा है। देखो हम लोग अगर यहाँ पर जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू
देखो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल जो है ये टू, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम प्लस मैक्सिमम, यहाँ पूरा ही लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं समझ सकते। एवरेज स्टॉक लेवल ये लिख दिया। एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इसको लिखना मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय टू होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ऐसे बोल सकते हैं इसको कि एवरेज स्टॉक लेवल टू एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी, और ये मिनिमम स्टॉक लेवल इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करते ये निकल के आ जाए। एक मिनट, हाँ देखो मैक्सिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है ROL प्लस ROQ माइनस मीन यूटी, और मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है ROL माइनस नॉर्मल यूटी है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लेवल एवरेज स्टॉक इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस, ये मैक्सिमम के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम के जगह हम लोग ये लिख देते हैं। देखो ये लिख के सब्स्टिट्यूट किया जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस EOQ, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस EOQ। एक्चुअली ये इसीलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब तो ऑर्डर करने के बाद जो मेरा स्टॉक लेवल बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल के साथ EOQ को ऐड कर देते हैं, ठीक है, मिनिमम जो हम लोग का मतलब देखो हम लोगों ने ROL पे ऑर्डर किया, ठीक है। तो हम लोग का जब लेकिन कितना ऑर्डर किया, जिस लेवल पे ऑर्डर किया वो ROL, जितना ऑर्डर किया वो मेरा EOQ, क्योंकि उसी में मुझे सस्ता पड़ता है। वो आने के बाद मेरा ये कंटेनर पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो वही मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। तो मेरा जो मिनिमम लेवल है उसके साथ अगर हम EOQ ऐड ऑन कर देंगे तो मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल को इस फॉर्मूले में इससे सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको और आगे एक्सप्लेन करें तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा टू मिनिमम स्टॉक लेवल, यहाँ मिनिमम है और मिनिमम ब्रैकेट ओपन कर देने से टू मिनिमम स्टॉक लेवल, दो मिनिमम स्टॉक लेवल ऐड हो गया जैसे x प्लस एक्स होने से होता है, प्लस EOQ डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा टू मिनिमम स्टॉक लेवल बाय टू, टू टू कैंसिल होके हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है।
और यहाँ से EOQ/2 तो हाफ ऑफ EOQ, तो सेम आंसर देगा क्योंकि उसी को सब्सटीट्यूट करके ही आता है। ये याद रखना नेसेसरी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, ये जस्ट मुझे याद आया कि सब्सटीट्यूट होता है तो बता रहे थे। अगर ये हम लोग याद नहीं भी करते, कोई नेसेसरी नहीं, कोई मैथ्स नहीं है हम लोग का यहाँ पर कि हमें ये प्रूफ करने देगा कि कुछ भी, तो ये आंसर सेम आता है। तो वही हम बता रहे थे कि क्यों सेम आता है, क्योंकि उसी मतलब चीज से डेरिवेशन बता सब्सटीट्यूट, रहे थे। उसी से सब्सटीट्यूट करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, नेसेसरी नहीं, याद रखना पड़ेगा। याद हमें ये दो चीज रखना, ये और ये इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिपेंड करेगा कि हम लोग के पास क्या डेटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा उसी फॉर्मूले का यूज करना। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल देता है तो वो ये तो आसान है याद रखना, इसका यूज करते हैं। और अगर नहीं देता है तो ये वाला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ, ये वाला यूज करेंगे तो फिर EOQ जरूर देगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ तो देगा, नहीं तो निकलेगा कैसे। डेंजर लेवल का मतलब हो जाता है वो स्टॉक लेवल जिससे मतलब मिनिमम से भी अगर नीचे चला गया तो डेंजर लेवल। ठीक है, दिस लेवल टू बी अवॉइडेड एज इट में affect प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, तो ऐसा लेवल हम लोग नॉर्मली अवॉइड करने का ही कोशिश करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। वो क्वेश्चन दे देता है कि इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड क्या है, फिर भी इफ इमरजेंसी पीरियड इज नॉट known, consider minimum lead time for this purpose। बाई चांस अगर क्वेश्चन में इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड मिसिंग रहा तो फिर हम लोग मिनिमम लीड टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी रहा तो उसी का यूज करना है, नहीं रहा तो मिनिमम लीड टाइम का यूज करना है। अब ये फॉर्मूला जो है करते करते याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। The following information is available in respect of material or reorder quantity 12,000 unit। Lead time 4 to 8 weeks। Maximum consumption 4,000 units per week। Normal consumption 3,000 units per week। Minimum consumption
फाइंड ROA मतलब रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। पहले ये तीन ही प्रैक्टिस की, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और ROA, ये निकालना। सबसे पहले ROL का फॉर्मूला क्या है, मुझे तो कर करके याद हो गया है। तो ये मैक्स यूटी होता है, ठीक है। तो ये आसान है याद रखने का तरीका, बट एग्जाम में लिखने के टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए। तो लिखना पड़ेगा मैक्सिमम कंजम्पशन या यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये पूरा चीज लिखना है। तो अभी प्रैक्टिस के लिए कर ही सकते हो, बाद में लिख सकते हो, अपने आप जगह रख दो। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्स यूटी। तो मैक्सिमम यूसेज कितना, यूसेज मतलब कंजम्पशन 4000 यूनिट्स, ये पर वीक दिया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 to 8 वीक्स में मैक्सिमम कौन सा है, 8। तो ये हो जाएगा 32,000। और यूनिट वगैरह सब जगह पे लिख देना है, जैसे 4000 यूनिट्स और 8 वीक्स, ये सब लिख देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन तो अच्छे से होना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला है, मिनिमम हमेशा ROL से नीचे ही जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ROL से ही फॉर्मूला बना, ROL से ऊपर ROL से नीचे, तो ROL माइनस मिनिमम, सॉरी नॉर्मली। अब नॉर्मल इसमें है तो नॉर्मल लेंगे, नहीं होता तो एवरेज करना पड़ता। ROL निकाल लिए 32, नॉर्मल यूसेज दे दिया है 3000, और नॉर्मल लीड टाइम लेकिन नहीं दिया है, ठीक है। नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया है, तो क्या निकालेंगे, एवरेज लीड टाइम निकालना पड़ेगा। तो एवरेज लीड टाइम निकल जाएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 करते, मतलब इनटू, यहाँ पर मिनिमम लीड टाइम है 4 + 8/2, 3000 इंटू 6, 18,000, 32 माइनस 8, 14। और पूछा है मैक्सिमम स्टॉक होगा, तो मैक्सिमम ROL प्लस होता है। और ROL मतलब किस और लेवल पे ऑर्डर कर रहा है, कितने क्वांटिटी पे कर रहा है, तो ROQ या फिर UQ, एक ही बात है, माइनस मीन यू। ROL था 32,000, ROQ दिया हुआ, ROQ है 12,000 यूनिट, 12,000, 12,000 यूनिट। और मिनिमम कंजम्पशन है 1550 इंटू 4 वीक, 60, 60 माइनस 1550 इंटू 4, 6200, 37, क्वेश्चन 2, component A and B are used follows, normal usage,
3000, ये दोनों का ही सेम, क्योंकि ए भी अलग अलग नहीं दिया है, तो नॉर्मल यूसेज ए के लिए भी 3000, बी के लिए भी 3000, मैक्सिमम यूसेज 4500 यूनिट, मिनिमम यूसेज 1500 यूनिट। यूनिट्स ए, बी, आर ओ टू रीऑर्डर क्वांटिटी, मैंने आर ओ टू लिख दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी इसका है 30,000, नहीं 2040। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक। मैम, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल और एवरेज अलग भी हो सकता है क्वांटिटी? एवरेज देगा नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम दे देगा, एवरेज निकालना। ओके। बट बट फिर भी मतलब हाँ आपके अलग हो सकता एक्सपीरियंस है, में क्यों ऐसा नहीं हो नहीं? सकता है, क्यों। हाँ। एवरेज निकालने का मतलब होता है कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का जो है उस पे एक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम लोग का नॉर्मल क्या है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज हो जाता है। अब जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। जैसे अगर कोई बोलेगा कि मेरा पर डे जो है एवरेज वन हर मंथ में 1 किलो चीनी लगता है, ठीक है, ये तो बहुत ही कम हो गया, चलो ठीक है, 1 किलो चीनी लगता है, हेल्थ कॉन्शियस है, 1 किलो चीनी लगता है। अब ये एवरेज मैंने निकाला था, एवरेज मतलब मैंने मैक्सिमम और मिनिमम एक महीने में कितना लगता है उसके हिसाब से निकाल लिया है, ठीक है। तो ये इसको एक नहीं करके इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, मान लो ये 5 kg, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम लग जाता है 10 और मिनिमम लग जाता है, मान लो आ, यहाँ पर कितना हो गया, 4 करेंगे तब ठीक है, मिनिमम 7, तो 10 + 7 ÷ 2, तो ये हो गया, नहीं इसको 14 करना चाहिए तब जाके मेरा ये 4 होगा ना, तो ये 7 कर देते हैं, 7, ठीक है। तो ये 4 कर देते हैं, मिनिमम 4, तो ये हो जाएगा 7 kg। तो ये एवरेज हो गया, एवरेज कंजम्पशन कोई अगर पूछे तो ये हो गया मेरा 7 kg, तो मैक्स मीन करके किया। लेकिन अगर हम इसके बाद नोट डाउन करें तो नॉर्मल कंजम्पशन, मान लो नॉर्मल कंजम्पशन है मेरा 6.5, वो भी हो सकता है। ये तो मैंने एवरेज कर दिया, एवरेज कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, लेकिन मेरे चीज को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे तुम लोग का रिजल्ट जो है मार्कशीट, उसका जब तुम लोग परसेंटेज बताते हो, उसका मतलब ये थोड़ी है किसी को अगर 10th में बोर्ड में 90% मिला है या जो भी मिला है, तो क्या जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट में उसे 90 मिला है? 90% का मतलब तो 100 में 90, तो क्या सारे सब्जेक्ट में उसे एवरेज। 90 मिला है? एवरेज के साथ नॉर्मल बराबर बहुत जरूरी नहीं हो। समझ। इसमें निकालने क्या बोला है, आर ओ एल मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, आर ओ एल मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज, इसे निकालना। तो सबसे पहले आर ओ एल का क्या होता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, अच्छा दोनों का निकालना पड़ेगा, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं बी, दोनों का एक ही साथ निकालना। अच्छा, ए का मैक्सिमम यूसेज 4500, बी का भी 4500 यूसेज, दोनों का सेम सेम है, किसी का अलग नहीं है। और मैक्सिमम लीड टाइम ए के केस में 6 वीक, बी के केस में 4 वीक। बस कैलकुलेट करने से पता चल जाएगा, 45 इंटू 6, 7,000, 27,000, 45 इंटू 18, 0,0, 18,000।
maximum level. मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ, ROL प्लस ROQ माइनस मीन UT। तो एक एक केस में निकलेगा 27,000 ROL और ROQ 20,000 माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब 1500 इंटू 4, 47,000 माइनस 6,000। Twenty-seven plus 20 minus 6, 41। 40 हम्म इसका हो जाएगा प्लस 40 ROL प्लस ROQ माइनस माइनस मीन 1500 इंटू 2 18 और 40, 50 minus 3,000, 55 minimum after मिनिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला होता है ROL माइनस नॉर्मल UT। ROL माइनस ROL कितना है, ROL है 27। नॉर्मल यूसेज दिया था क्वेश्चन में, हाँ 3,000, लेकिन नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया है तो निकाल लेना पड़ेगा। नॉर्मल लीड टाइम हो जाएगा 4 + 6/2, 27,000 minus 3,000 into 5, 27,000 minus 15,000। ROL 18 minus normal consumption 3,000 into lead time 4 + 2 divided by 2, 18,000 minus 3,000 into 3, 18 माइनस 9 एवरेज। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे जो आसान है, मैक्स प्लस मीन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 41,000, मिनिमम है 12,000 डिवाइडेड बाय 26,500, 9,000 55%, 55,000 plus 9,000 मतलब तो 32 32।
अब देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन। इसमें भी RML मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने होता है। टू कंपोनेंट एक्स वाई, नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, illustration। नॉर्मल यूसेज 300, मैक्सिमम 450, RML हो जाएगा मैक्सिमम। दोनों का निकालना, कॉम्पोनेंट एक्स और कॉम्पोनेंट वाई। पहला यानी मैक्स यू टी, तो मैक्सिमम यूसेज 450 यूनिट्स पर वीक। दोनों में ही वही सेम 450, और मैक्सिमम लीड टाइम तो इसमें 6, इसमें 4। 450 into 6। इसके बाद मैक्सिमम लीड, मैम सेम है डेटा पिछले सम से। सेम। हाँ। अच्छा, एक जीरो चाहती है। हाँ। हाँ, ठीक है। तब इसमें आंसर लिख देते बस, तो इसका आंसर क्या आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल का? इसमें आ जाएगा 1200, दो जीरो कम हो जाएगा 900। अच्छा, और नहीं, मैक्सिमम का है। आपने मैक्सिमम लिख के उसका आंसर मिनिमम का लिख दिया है। इसको मिनिमम हाँ हाँ। मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या हो जाएगा 41 हाँ, डबल डबल जीरो, जीरो और 5500। और एवरेज हो जाएगा एवरेज 2650 और 3200। इसमें बस यही पूछेगा, जो डेटा देगा उस हिसाब से करना। 5 मार्क्स तक का आ जाता है। याद रखना है मेन फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा तो डेटा कैसा भी दे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा, ये किया था क्या लास्ट क्लास, मुझे याद नहीं, मुझे दिखा तो मैंने लिया ये वाला। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर सर्टेन आइटम परचेज बाय ईपीसी लिमिटेड, एनुअल यूसेज, फिक्स्ड कॉस्ट, परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट। बोला है व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसके बाद पॉइंट पूछा ऑन द assumption that 25% trade discount is offered, if the minimum order size is 1000 units, should the company go in for the trade discount? वो तो नहीं किया है, मतलब अगर सेम डेटा के साथ पॉइंट ए किया है तो किया होगा मुझे जितना लग रहा है, बट पॉइंट बी नहीं किया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन किया है बट ये वाला नहीं किया, तो हाँ। ये वाला करना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 है तो 8 ही लिख लो, हम PDF शेयर कर देते हैं।
तो सबसे पहले ये सबसे ईओक्यू निकालने के लिए बोला है, तो ईओक्यू निकालना पड़ेगा। ईओक्यू होता है 2 ACOC CC PU 2 एनुअल कंजम्पशन। तो एनुअल कंजम्पशन है 10,000 और ड्रीम कॉस्ट, और ड्रीम कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट है 750। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यू मतलब है एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री पे कैलकुलेट होता है तो बोला हुआ है, लेकिन जो भी बोले हमें हमेशा परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करना है। ऐसा ही हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा है। तो परचेज प्राइस इसीलिए गिवन है क्वेश्चन में 200 पे 20%। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 into 10,000 into 750 divided by 200 divided by 20% equal, और इस पे रूट 612.37 आए। इतना यूनिट। ठीक है। अब सेकेंड वाला बोला, on the assumption that 25% होगा, ये ठीक है, सिर्फ 25 लिखा हुआ है यहाँ पर, 25% होगा। 25% ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ द मिनिमम ऑर्डर साइज इज 1000। 1000 कम से कम ऑर्डर करने से 25% का डिस्काउंट दे देगा कौन? सप्लायर। शुड द कंपनी गो इन फॉर द ट्रेड डिस्काउंट? क्या कंपनी को ट्रेड डिस्काउंट लेना चाहिए? तो ट्रेड डिस्काउंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हम लोग कैसे पता करेंगे? पहले हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि अगर हम लोग 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है, और अगर हम लोग ईओक्यू पे ही रह जाते हैं तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है। तो अभी हम लोग को ईओक्यू वाला भी देखना पड़ेगा, फिर इसके बाद डिस्काउंट वाला भी देखना पड़ेगा, फिर जो ठीक रहेगा वही हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो पहले लिखते हैं टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट, मतलब ईओक्यू वाला। विदाउट डिस्काउंट मतलब ईओक्यू वाला, क्योंकि अगर हम लोग 1000 में ही ऑर्डर करेंगे तो हम लोग कितना करेंगे? हम लोग तो सोच ही रखे 612.37 करके करेंगे, क्योंकि उसी पे हम लोग का सबसे सस्ता होता है। तो क्या क्या प्राइस निकालेंगे? परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? एनुअल डिमांड कितना? ये सब एनुअल निकलता है, तीनों का तीनों ही 10,000 इंटू 200 रुपए करके। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये परचेज प्राइस ही तो लिखा है। तो ये हो जाएगा 200, और इधर 4 0, 4 2 6, 20 लाख। तो ये हो गया 20 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 10,000 यूनिट मंगाएंगे, 612.37 एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 750। तो देखते कितना। तो 10,000 divided by 612.37 into 750, 12,247.49, 12,247.497, मतलब 50 कर सकते, 497, तो 50 कर सकते, 50। कैरिंग कॉस्ट अब दोनों लेकिन इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये ईओक्यू है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम होगा, देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हाफ इंटू ईओक्यू 612.37 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि 200 का 20%। तो 612.37 इंटू 100 इंटू 20%, 2 से डिवाइड करने से 100 हो जाएगा, तो हम कर देते हैं 100 इंटू, देखते कितना डिफरेंस। 247.4 लिया है, ठीक है। तो 4 तो इसमें भी आ रहा था, वो तो मैंने राउंड कर दिया तो 50 दिख रहा है। 49 आया था, तो सिर्फ 4 तक लेते, सेम आ जाएगा। सेम दिखाने से सही होता है, इसलिए, और कुछ नहीं। गलत कुछ नहीं है ऐसे। अगर हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा,
लेकिन इतना ही कि 8-10 रुपया इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा बिकॉज अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन क्योंकि यो क्यू है तो दोनों कॉस्ट नॉर्मली इक्वल होता है, तो मैंने इसीलिए वहां से 9 हटा दिया, बस क्या है, 9 का राउंड अप नहीं किया तो बन गया। तो 12,247 इंटू 2 टोटल कॉस्ट, ये दो बार है, प्लस 20 लाख, तो ये आ जाएगा 20,24,24,494.8, 80 इसका मतलब। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट विथ डिस्काउंट, टोटल कॉस्ट विथ डिस्काउंट, परचेज प्राइस, इसमें इम्पैक्ट आ रहा है। परचेज प्राइस हम लोग को पड़ेगा 10,000 इंटू 10,000 यूनिट ही चाहिए, और कितना डिस्काउंट मिलेगा, 25%, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 75%। तो 200 का 75% भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर 200 से 25% हटा के बाकी अमाउंट भी देख सकते हैं, एक ही बात है। कितना हो रहा है? अच्छा, ये ना, यहाँ पर 25 लिखा है, बट यहाँ आंसर जो है 22% के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ना, ये 5 नहीं, ये परसेंटेज 5 हो गया, तो ये 2% दिया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन में जो देगा हम लोग वैसा कर लेंगे, अभी आंसर मैच करने के लिए हम वही करते रहे, तो ये 2% है, ये 5 नहीं। प्रिंट मिस्टेक, ये 2%, 2%, तो अगर 2% का डिस्काउंट मिल रहा है तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 98%, तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 200 इंटू 98%, 19,60,000 परचेज प्राइस। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10,000 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, एट ए टाइम कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, 1,000 यूनिट, तब जाके ये डिस्काउंट मिलेगा। 1,000 यूनिट तो कितना बार ऑर्डर हो जाएगा, 10 टाइम्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि फिक्स्ड है, 10 टाइम्स इंटू 750, तो 7,500, और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, 1,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि है 20% ऑन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस अब कितना है, 200 का 98%, तो 200 इंटू 98% इंटू 20% डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1,000, 19,600। तो ये दोनों इक्वल हुआ नहीं, कैरिंग और ऑर्डरिंग होगा भी नहीं, क्योंकि ये यू क्यू सप्लाई नहीं है ना, यू क्यू अगर होता तो दोनों बराबर। 1960 और 30, 19,87,100, 19,87,100 ये आ रहा है। तो फिर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए डिस्काउंट, लेना चाहिए। यू क्यू पे खर्चा पड़ रहा है 20,24,000, लेना चाहिए, इसमें कम आ रहा है। तो टोटल सेविंग्स हो रहा है 20,24,494.80 माइनस 19,87,100, तो जो भी वैल्यू आएगा तब कंपनी शुड गो इन फॉर ट्रेड रिस्क, माइनस 20,24,494 इतना बचत हुआ, 37,394.80, इतने रुपए का बचत हुआ। तो ऑब्वियसली हमें डिस्काउंट वाला ही लेना चाहिए, डिस्काउंट वाले में इस पर बेनिफिट है। ये मतलब क्वेश्चन 9,
इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि XYZ Limited manufactures of a special product follows the policy of EOQ for one of its component. The component details are as follows: purchase price per component, cost of an order, annual cost of carrying one unit in inventory, 10% of purchase price. The company has been offered a discount of 2% on the price of the component provided the lot size is 2000 component at a time. फिर बोल रहा है you are required to compute the EOQ, advise whether the quantity discount offer can be accepted, assume that the inventory carrying cost does not vary according to discount policy. अच्छा, यहाँ पर ये फॉलो करना पड़ेगा. Would your advice differ if the company is offered 5% discount on a single order? तो इतना सारा पॉइंट देखते हैं. सबसे पहले तो हम लोग को नॉर्मल EOQ निकालना, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से EOQ हो जाएगा 2AC OC divided by carrying cost per unit by 2AC annual consumption. Annual consumption कितना? Purchase price per cost of an order, annual consumption ये रहा. Purchase price per component 200, cost of an order 100, annual cost of carrying one unit. At a time. The company has been offered a discount 2% on the price of the component provided the lot size is 2000 component at a time. 2000 component at a time बोला है, वो तो सही है, लेकिन वो एक बार में हो गया फिर ना. हाँ, ये EOQ है कि नहीं? EOQ तो तब होगा अगर इस ऑर्डर साइज पे ऑर्डर करने से अगर हम लोग का ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट सेम आता है तो वो EOQ होगा. लेकिन है ये ऑर्डर क्वांटिटी. अब चीपेस्ट है कि नहीं वो तो नहीं पता, वो तो चेक करना चीपेस्ट है कि नहीं. For one of its component, the component details are as follows. दिया ही नहीं. At the time 2000, annual cost of carrying one unit of inventory 10% of purchase price. मतलब 200 का 10% 20 rupees, ये तो ठीक है. Refer to complete the advice when the quantity discount offered can be accepted. If your advice the correct है. ए निकालने का कहाँ जगह नहीं है, ए निकालने के लिए कुछ डेटा दिया ही नहीं. देखते हैं, चलो बी निकालते हैं पहले. बी और सी वो तो निकल जाए. ए निकालने का मुझे कोई यहाँ दिख नहीं रहा है डेटा, फिर भी हम देख लेंगे. देखते हैं एक बार कि क्यों नहीं दिया. तब तक बी निकालते हैं कि हम लोग को बी में पूछा है कि एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड. हमें क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर लेना चाहिए कि नहीं, जो कि ये है कि अगर 2% डिस्काउंट लेना है तो कम से कम 2000 यूनिट ऑर्डर करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस केस में हम लोग को निकालना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, और परचेज प्राइस, ये सब निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं. परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? अब परचेज प्राइस भी निकाले तो निकाले कैसे? एनुअल डिमांड तो मुझे दिया ही नहीं है, तो उससे परचेज प्राइस हम निकाले कैसे? नहीं निकाल सकते हैं. तो फिर ठीक है, ऑर्डरिंग कैरिंग पे कर लेते हैं. एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी. कैरिंग कॉस्ट पे डिस्काउंट अप्लाई करने मना कर रहा है. ठीक है, नहीं करेंगे. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली दिया नहीं है डेटा, इसको करे कैसे? सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या कर सकता है. अच्छा, यहाँ पर जो एनुअल डिमांड है उसको 4000 मान के कर दिया. क्या मतलब? यहाँ पर दिया ही नहीं है, देना चाहिए था. 4000 से करना पड़ेगा, तो इसमें
इस लैंग्वेज को देगा कहाँ? XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ए स्पेशल प्रोडक्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ EOQ फॉर वन ऑफ इट्स फॉर वन कंपोनेंट। ऑफ इट्स कंपोनेंट्स मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो कंपोनेंट का जरूरत होता है, उस कंपोनेंट को वो जब खरीदता है तो EOQ बेसिस पे खरीदता है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर कंपोनेंट जो लगता है वो एक रॉ मटेरियल हो गया ना उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो रॉ मटेरियल जो खरीदता है उसका परचेस प्राइस। एक्चुअली ऊपर वो होना चाहिए था एनुअल डिमांड 4,000, वो नहीं दिया है, बाकी 4,000 से क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो एनुअल डिमांड 4,000 लेके करना पड़ेगा, यहाँ दिया नहीं है और आंसर वैसा कर रखा है एनुअल डिमांड 4,000। ठीक है, देखते हैं बाकी ये आंसर। दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ, बिना एनुअल डिमांड के यूक्यू नहीं हो सकते, एजम्पशन यही होता है यूक्यू। ठीक है, तो यूक्यू निकाल लेते हैं 4,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट है हम लोग का 100, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 200 पे कितना बोला था 10%, 10% ऑफ परचेसिंग। ठीक है, तो ये हो गया 2 into 4,000 into 1,000, 100 है। 1,000 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 10% रूट 200। हाँ, आंसर है 200। अब 2% डिस्काउंट के साथ अगर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट बी में फिर बोला है कि अगर हम लोग डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब 2,000 यूनिट करके ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? एनुअल डिमांड है 4,000 इंटू 200। नहीं, तब तो 200 लगेगा नहीं, 2% डिस्काउंट यानी 200 का 98%। 4,000 इंटू 200 इंटू 98%, 7,84,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000 डिवाइडेड बाय कितना करके है ये, डिस्काउंट कब मिलेगा अगर 2,000? 2,000 इंटू 100, तो 2 बार ऑर्डर होगा 100 रुपए करके 200, और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा हाफ इंटू ऑर्डर साइज इंटू, अब ये 200 पे ही 10% लगेगा, यहाँ पर 200 का 90% नहीं करेगी क्योंकि बोल दिया है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी, तो डिस्काउंट पॉलिसी के साथ वेरी नहीं करेगा। यहाँ पर इसलिए बोल दिया है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारे मटेरियल कॉस्ट के ऊपर लगता है, परचेज प्राइस के ऊपर, तो परचेज प्राइस तो अभी 200 का 98% होगा, बट वो बोल रहा है इम्पैक्ट नहीं देने के लिए, तो नहीं देंगे, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा करना पड़ेगा। तो 1,000 इंटू 200 का 10% मतलब 20,000। ट्वेंटी थाउजेंड, तो ये हो जाएगा 7,20,200 प्लस 7,84, 8,04,200, 8,04,200। अब नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा, इसका भी तो निकालना पड़ेगा विथ ईओक्यू क्या हो रहा है, ये तो हो गया विथ डिस्काउंट। विथ ईओक्यू क्या हो रहा है तो ना हम लोग बोल पाएंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ईओक्यू के हिसाब से परचेज प्राइस जाएगा हम लोग का 4,000, एनुअल डिमांड है और परचेज प्राइस हो जाएगा 200 करके, तो 200 इंटू 4,000 कितना हो जाएगा 8 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? एनुअल कंजम्पशन 2,000, एक बार में कितना करके ऑर्डर कर रहे हैं 200 करके, यूक्यू 200 है इंटू 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 100 मतलब 2,000।
और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू ईओक्यू इंटू 200 का 10%। 200 का 10% हो जाएगा 20 10 10 इंटू 200, तो 2000 ही होगा, होना भी चाहिए दोनों सेम क्योंकि ईओक्यू है, तो 8,04,000। 8,04,000 यहाँ हो रहा है 8,04,200। तो फिर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए डिस्काउंट ऑफर? डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि डिस्काउंट के साथ तो कॉस्ट 200 रुपीज पर जा रहा है। डिस्काउंट पॉलिसी एज एक्स्ट्रा 200 लग रहा है ना, 200 आंसर 8,04,000 माइनस 8,04,200, उल्टा लिखेंगे हम तो 8,04,200 माइनस 8,04,000 एक्स्ट्रा इतना कॉस्ट। ओके, अब हम लोग को बोला है कि अगर 5% डिस्काउंट मिले तो क्या लेना चाहिए, मतलब क्या मेरा आंसर कुछ अलग हो जाएगा, तो मुझे अब विथ 5% डिस्काउंट देखना चाहिए। मैंने चेक किया विथ 2% डिस्काउंट, अब 5% डिस्काउंट से चेक करके मैच करेंगे यूक्यू के साथ ही विथ 5% डिस्काउंट। तो अगर 5% डिस्काउंट लेंगे तो परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, तो एनुअल डिमांड तो वही रहेगा 4,000, परचेज प्राइस हो जाएगा 5% डिस्काउंट लेने पे 95% पे करना पड़ेगा, मतलब 200 का 95%। 4,000 इंटू 200 इंटू 95%, 7,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4,000, एनुअल कंजम्पशन, क्वांटिटी कितना करके लेना पड़ेगा, 5% डिस्काउंट कब मिलता है, 5% डिस्काउंट होगा तो मेरा आंसर चेंज हुआ कि नहीं होगा ये बस पूछा है। तो 5% डिस्काउंट के केस में हम लोग को क्वांटिटी साइज क्या लेके क्वेश्चन फिट करें, कितना लेना पड़ेगा? ये एनुअल डिमांड तो 4,000 होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर होता है ना, वो कितना ले, ईओक्यू होने से तो 200 होगा, बट ईओक्यू तो नहीं है ना, क्योंकि ईओक्यू में और 200 ऑर्डर करेंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा बोल के तो लग नहीं रहा है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाने से तो 5% डिस्काउंट मिलता है। तो फिर कितना लेके करेंगे क्वेश्चन? एक काम करते हैं, 4,000 पूरा पूरा एक बार 4,000 लेके ही करते हैं, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो पूरा 4,000 लेके ही कर देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एट ए टाइम ही ऑर्डर करेंगे ये मान के चलते हैं, इसके अलावा तो कोई एजम्पशन नहीं हो सकता। तो फिर एक बार ऑर्डर करेंगे, एक बार ऑर्डर करने का 100 रुपीज करके 100 ही लग जाए। अच्छा, और कैरिंग कॉस्ट हाफ इंटू 4,000 इंटू हाफ इंटू 4,000 इंटू 200 इंटू 95%। अब इसमें कुछ बोला नहीं है कि हमें जैसे यहाँ बोला था कि कैरिंग कॉस्ट पे डिस्काउंट पॉलिसी अप्लाई नहीं करनी, बट पॉइंट सी के लिए तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि अगर परचेज प्राइस चेंज होगा तो ये तो नॉर्मल है कि भाई अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 5% डिस्काउंट और इस पे 20% भी लगेगा, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट होता है परचेज प्राइस पे 20%, तो परचेज प्राइस हो जाएगा 200 का 95%। देखते हैं करके कि एजम्पशन, क्योंकि ये तो फुल्ली एजम्पशन ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बोला नहीं है, तो मैंने 38 लेके ही कर दिया है। देखते हैं 38 इंटू 2,000, तो बोला नहीं, 76,000, तो 76,000 प्लस 7,60,000, 8,36,100 ये हो रहा है 5% डिस्काउंट के साथ, जबकि ईओक्यू में हो रहा है 8,04,000। तो 8,04,000 तो हमें डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए, लेने से 30 to 100 ज्यादा लग रहा है।
ठीक है, 50,000 हाफ इंटू नहीं, ये तो ऐसे मतलब पिछले से भी थोड़ा क्लियर हो रहा था। लाइक जैसे अगर मेरा 2% डिस्काउंट लेने पे लॉस आ रहा है तो 5 लेने पे भी लॉस आना चाहिए, लाइक यू नो वो नेगेटिव तरफ जा रहा है डिस्काउंट लेने पे। क्या ऐसा अजम्पशन भी सही है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है, क्योंकि क्वांटिटी नंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या वैरी हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक यहाँ एजम्पशन लेने भी बोला था कि 200 का 200 ही मानो और कैरिंग कॉस्ट के लिए उस पे डिस्काउंट मतलब, अच्छा मैंने ये 10% करना चाहिए था, मैंने गलती से 20% कर, ये तो 10% दिया है ना परचेज कॉस्ट, ये 20% कर दिया, गलत हो गया। ये तो 10% दिया, परचेज प्राइस का 10% है। 30? ये दस ये परसेंट आया ऑफ परचेज प्राइस, कैलकुलेशन ही गलत है। एक तो कितना हो जाएगा, 30। 200 का 10%, 95%, 19 होगा इंटू 2000, 38, ओके। 38,000 प्लस 7,60,000 प्लस 1, 7,98,100 और 8,04,000। तो अब लेना चाहिए। तब तो लेना चाहिए, क्योंकि 7,98,000 इधर कितना आ रहा था, 8,04,000, तो डिस्काउंट जो है लेना चाहिए हेंस, क्योंकि बचत हो रहा है, हेंस द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड, कंपनी चाहे तो ले सकती है, लेना ही चाहिए एज सेविंग्स हो रहा है 5900 का। कैसे हो रहा है, से 8 लाख, इधर कितना आया था 8,04,000, EOQ पे जाने से 8,04,000, जबकि ये डिस्काउंट लेने के 7,98,100 आ रहा, 5,900। अच्छा, यहाँ आंसर जो है ये 3,900 आया, वो भी आ जाएगा, बताते कैसे आया। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखो कैरिंग कॉस्ट कैसे होता है, परचेज प्राइस पे ये 10%, तो मैंने परचेज प्राइस कैसे लिया, क्योंकि 5% डिस्काउंट लेने से परचेज प्राइस इतना हो जाएगा, तो मैंने इतना ही लिया, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। बट क्योंकि सेकेंड वाले में एजम्पशन बोला था कि एज्यूम करो कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो डिस्काउंट पॉलिसी के साथ वेरी नहीं करेगा, बट वो पॉइंट सी में नहीं दिया था, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया है। लेकिन अगर इसको कंसीडर करोगे तो आंसर के साथ मैच हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसा हुआ तो दोनों ही करके आ सकते हो। और देखें, क्योंकि देखो कोई क्लैरिटी नहीं है, अब हम लोग कोई किसी को भी कैसे पता चलेगा, मुझे तो क्या, क्योंकि देखो इस लाइन पे ये दिया है तो बी के लिए एप्लीकेबल हुआ, सी पे नहीं दिया है तो नहीं एप्लीकेबल है, बट आंसर उसके हिसाब से निकाला। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से निकाल देते, क्या फर्क पड़ता है कि अगर बी का एजम्पशन लेके चलते, तो बी का एजम्पशन अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस बता दो कितना हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम लोग बी का एजम्पशन लेके चलेंगे तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, हाफ इंटू क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इंटू 200 ही रहेगा, 200 का 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपीज, 20/2, 10 इंटू 4,000, यानी कितना हो जाएगा 40,000, ये 38 के जगह 40,000 हो जाएगा, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 40 और 7,60,000 कितना हो जाएगा, 8 दो लाख, हजार से तो 8 हो लाख, जाएगा 8,01,000। 8,100, 8,100, 8,100, और ऐसे करने से होता है 8,04,000। तो देखो कितना आ रहा है डिफरेंस। हाँ, 3,900 तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों केस में सेविंग्स आए, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने तो शॉर्टकट में लिख दिया, अगर ऐसा हुआ क्वेश्चन में तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि जब उस पर बोला नहीं है तो मैंने इसीलिए उस पर डिस्काउंट नहीं लिया, तो ये भी तो सही है, कहाँ बोला है कि भाई इस पे मत लो, क्योंकि नॉर्मल तो लेना ही होता है। अब क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि मत करो मत लो, तो क्वेश्चन तो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन के ऊपर तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी इसी को एज्यूम करते हुए आंसर निकाला है, तो मैंने बता दिया, एग्जाम में तो आंसर होगा नहीं हमारे पास, तो
अगर कंफ्यूजन लगे तो दोनों करके आ सकते हैं, कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा, अगर हम लोग एजम्पशन बी के हिसाब से लेते हैं तो फिर ऐसा, अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे तो एजम्पशन के साथ दो आंसर करके आ सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, XYZ Pipe Limited uses about 75,000 bulbs per year and the usage is fairly constant at 6250 per month. अच्छा, तो एनुअल डिमांड है 75,000 और पर मंथ जो यूज होता है वो है 6250। द बल्ब्स कॉस्ट 1.50 per unit when bought in quantities and the carrying cost is estimated to be 20% of average inventory investment on the annual basis। मतलब 20% और जो है परचेज प्राइस होगा एनुअल बेसिस बोल दिया, इसका मतलब 20% पर एनम है, और वही हमें चाहिए होता है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकलता है। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी इज ₹80। अच्छा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लेस एन ऑर्डर, तो ₹18। इट टेक्स 45 days to receive delivery from the date of an order and a safety stock of 3,200 bulbs is desired। सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है कि जो स्टॉक हमें चाहिए मतलब चाहिए, मतलब हमने रख उतना लेना होना चाहिए। चाहिए। हाँ, उतना हम्म, हमारे पास रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। मतलब ऑर्डर जो करेंगे करेंगे, लेकिन सेफ्टी के लिए इतना ऑलवेज हटा के रखेंगे। 3,200 उसको काउंट नहीं करना है जब ऑर्डर करना है, वो उसको अलग ही मानते रहना है कि 3,200 मुझे हमेशा अपने, जैसे मान लो कि तुम लोग बाहर निकलते हो तो हमेशा 1,000 रुपए अलग रखते हो, तो बाहर जाना है, कहाँ जाना है उसके हिसाब से पैसा लेके निकलते हो, कितने पास जा रहे हो, ठीक है, लेकिन 1,000 अपने पास हमेशा एक अलग रखते हो, तो उसको काउंट नहीं करते हो। मान लो कहीं पास ही जाना है तो 500 रुपए लेके चले गए या 100 रुपए। मान लो इतने ही सामने जा रहे हो कि भाई मुझे कोई ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है, मुझे पैदल जाना है, चीज लेना है, आ जाना है, ठीक है, तो 100 रुपए लेके भी जा सकते हो, लेकिन 1,000 को हमेशा ही अपने पास रखते ही है हम लोग कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ रास्ते में तो हमें जो है जरूरत पड़ सकता है, तो वो हो गया सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। वैसे अब हम लोग को डिटरमाइन करने को बोला मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यू की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, और बोला है द ऑर्डर, ठीक है हम बता देते हैं क्या बोला। द ऑर्डर पॉइंट, हम बाद में इसको ठीक कर देंगे, ठीक है, ये कट गया है द ऑर्डर पॉइंट। और एक क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ बल्ब्स कॉस्ट 4.50 ईच इंस्टीड ऑफ 1.50। ठीक है, हम बताते हैं, जो क्वेश्चन कट गया वो क्या है वो हम बताते हैं, पहले जो दिख रहा है वो कर लेते हैं और इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 EOQ, EOQ हो जाएगा 2 AC OC CC। एसी का मतलब एनुअल कंजम्पशन जो कि है 75,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट अभी यहाँ पर देखा 18 है, तो 75 सब दिया हुआ है, 18। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बोला था ये रहा 1.50 इंटू 20%, ये है परचेज प्राइस, ठीक है। बल्ब कॉस्ट, तो बल्ब भी तो हम लोग का मेटेरियल है, तो जो चीज खरीद रहे वही हमारा मेटेरियल है, इसका 20%। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 2 इंटू 75,000 into 18 divide 1.5 divide 20% equal रूट 3,000 यूनिट। हाँ, 3,000 यूनिट हो गया ये, ओके। और नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा फिर, तो हम लोग को 75,000 बल्ब्स चाहिए पूरे ईयर में, हम लोग सोच रहे एट ए टाइम 3,000 करके ऑर्डर करेंगे, तो कितना बार करना पड़ेगा, पॉइंट में 25। 25, पूरे साल में 25 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, फिर ये वाला हम बता देते द ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है री ऑर्डर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है बता देते क्या पूछा है, बोला है ऑर्डर पॉइंट बताओ, ऐसे पूछा है ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट का मतलब ही होता है री ऑर्डर पॉइंट, और री हाँ, ऑर्डर कौन से पॉइंट का पॉइंट में ऑर्डर हाँ, करना। मतलब वही री ऑर्डर लेबल, लेबल पॉइंट एक ही बात है, तो वही जो फॉर्मूला सिखा है मैक्स यू, ठीक है। लेकिन इसमें देखो मैक्स यूटी से शायद नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम यूसेज है क्या, और मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम दिया है, लेकिन
45 भी दिया है, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं बोला है। तो एक और फॉर्मूला लिखवाया था आरओएल का, देखो, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन, इससे कर देंगे, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है तो उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आरओएल। ये फॉर्मूला भी यूज होगा, मतलब फॉर्मूले का यूज हमेशा क्वेश्चन के जो डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आरओपी या आरओएल का फॉर्मूला, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो कौन से फॉर्मूले से होगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज लिखते हैं, एवरेज मतलब एवरेज यूटी, एवरेज यूटी, एवरेज लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन दे रखा है 3200। अच्छा, और एवरेज यूसेज और एवरेज लीड टाइम, तो लीड टाइम जो दिया है 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर, ठीक है, ये 45 डेज दिया हुआ है, तो इसी को ही एवरेज मानेंगे। अब एवरेज तो है नहीं करने के लिए, ना तो मिनिमम मैक्सिमम लीड टाइम पड़ा हुआ है, तो अगर वो होता तो फिर तो हम यही वाले फॉर्मूले से कर देते, ठीक है। तो 45 लेके चलेंगे, मान लेते हैं कि यही मेरा एवरेज है, और एवरेज कंजम्पशन लेना पड़ेगा। तो एवरेज कंजम्पशन में मंथली कंजम्पशन बोल रखा है, 6250 ईयरली कांस्टेंट मतलब एवरेज, ठीक है। 6250 मेरा एवरेज कंजम्पशन है, तो ये एक महीने का कंजम्पशन है, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पर फॉर्मूले में लेना पड़ेगा सेफ्टी स्टॉक, ये सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का दिया हुआ है वो भी पढ़ते हैं, मतलब डेटा मेरा मैच होना चाहिए ना मंथ के साथ, मंथ या जो भी डेज, जैसे ये डेज हिसाब से दिया हुआ है 45 डेज, ठीक है। तो 6250 पर मंथ का है, तो फिर पर डे का कितना है, क्योंकि डे के साथ ही ना डे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6250 इंटू कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एक महीने में कितना दिन होता है, 30 डेज नॉर्मल, ठीक है। वैसे 31 भी होता है, लेकिन जब कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन हम लोग 30 डेज लेके ही कर दें। तो 3200 प्लस 45 इंटू 6250 डिवाइडेड बाई 30, 9375 प्लस 3200, 12,575 यूनिट, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक ले लिया हम लोगों ने। सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का लिया है? सेफ्टी स्टॉक जो है इतना होता है, ठीक है। अब ये मंथली है। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी इज ₹18, इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी, तो देखो 45 दिन लगता है। अब कंजम्पशन कैसा है? 6250 एक महीने का है, तो एक दिन का कंजम्पशन कितना है? 6250 डिवाइडेड बाई 30, तो पर डे कंजम्पशन हो गया 208.333, तो 45 डेज में कितना कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है, ये इतना। तो यही मेरा एवरेज यूसेज हो गया एक महीने का, ठीक है, क्योंकि 40 एक महीना मतलब यहाँ पर एक महीना नहीं, मतलब हम ये बोलेंगे कि मेरा स्टॉक ऑर्डर होने के बाद आके पहुंचने तक का मेरा कंजम्पशन हो जाएगा 9375, क्योंकि आके पहुंचने में 45 डेज लगता है, तो इसको 30 से इसीलिए डिवाइड किया ताकि ये पता चले 45 डेज का एवरेज कंजम्पशन मेरा कितना, ठीक है। और उतने दिन का सेफ्टी स्टॉक है 3200, तो फिर ये दोनों ऐड करके हम लोग का आ जाएगा रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रखा था कि ईओक्यू जो है वो कितना होगा अगर हम लोग का जो बल्ब का कॉस्ट है वो ₹4.5 के जगह ₹1.5 हो जाए, सॉरी ₹1.5 के जगह ₹4.5, ये बताना है। मतलब ईओक्यू फिर से कैलकुलेट करना है, ये 1.5 के जगह अगर 4.5 हुआ तो कितना आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो बोलो कितना होगा, यहीं पर कर लेते। ईओक्यू फिर से निकालने बोला है। अगर मेरा यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा, बस ये 1.5 की जगह 4.5, देख लो, ₹4.5 लगाने से कैलकुलेशन में कितना, 2 into 75,000 into 80 divided by 20% divided by 4.5% और उसके रूट 17320 आ रहा है, बोल रहे 1733, बोल 1733, 1733
क्यों ऐसा आया, मेरा नहीं है। देखते हैं फिर से। 2 into 75,000, क्या कैलकुलेशन करें तो 18 डिवाइडेड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 20%। 30 लाख, 30 लाख तो मेरा भी आ रहा है। 30 लाख और रूट 1732 पॉइंट, हाँ ठीक है 32.0, मेरा तब गलत आया था। 1732.0, ठीक है। तो इन्होंने 3 लिखा है, बट 2 के बाद तो 0 है, हाँ तो फिर यही इसको आया। 3 पे, तो ये आना चाहिए। इतना ही, बस ये ही पूछा था। जो क्वेश्चन यहाँ पर मेरा हट गया उसको हम दे देंगे। बस यही पूछा था कि अगर इतने रुपए के जगह, जो परचेस प्राइस है, ये तो परचेस प्राइस है, 1.5 रुपए की जगह अगर 4.5 रुपए हो जाए तो फिर क्या डिफरेंस हो जाए। इस क्वेश्चन में बोला है सुपर इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट इट्स कैरिंग कॉस्ट 15% एंड इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट 9 पर ऑर्डर। द एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट 48,000 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट, मतलब परचेस प्राइस उस प्रोडक्ट का, उस कंपोनेंट का। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिक नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर, मतलब भाई यो क्यू, तो यो क्यू को अलग अलग तरीके से बोल रहा है। यो क्यू निकालो। 2 into AC into OC divided by carrying cost per unit per 2 into AC, AC है 48,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है, 4 रुपए पे 15%, 4 into 15%, कितना हो जाएगा, नहीं होना। 2 into 48,000 into 9 divided by 4 into 15% equal root 180। गलत आया ये। 1200 आया। 1200 आ रहा है, हाँ ये आंसर भी 1200, मैंने गलत कैलकुलेशन। 48,000 नहीं लिखा होगा, कम लिखा है इसीलिए। 9 डिवाइड 15%, आवाज में। फिर निकालने बोला है हाउ मेनी ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इन ईयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 48,000 ऑर्डर करना एक, और एक बार में 1200 करके ऑर्डर करना है, तो कितना हो जाएगा, 40 टाइम्स, मतलब 40 ऑर्डर। 12 4 में 40। हाउ ओपन शुड एन ऑर्डर बी प्लेस्ड, मतलब कितने दिन के गैप में ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, कितने दिन के गैप में ऑर्डर प्लेस होना चाहिए। तो हम लोग ये जो 40 टाइम्स ऑर्डर करेंगे, ये कितने टाइम में कर, 1 साल, क्योंकि 48,000 1 साल का डिमांड है, तो फिर 40 ऑर्डर 1 साल का हुआ ना, तो 1 साल मतलब 3। अच्छा कॉस्ट में 360 लेते हैं ना कि 365 ही। देखो नॉर्मली 365, अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम लोग 360 ले सकते हैं, बाकी अगर हम लोग आंसर को राउंड में करना चाहे एज्यूम 360 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आंसर जो है 360 के बेसिस पे दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली डेज का मतलब, सॉरी ईयर में, 1 साल में तो 365 डेज ही होता है। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कितने दिन के गैप में ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो पूरे 365 डेज में अगर 40 ऑर्डर होगा तो पर डे कितने दिन के गैप में हो जाएगा, तो 9.365 1 to 5। वैसे भी ये डेज में इस तरीके से तो होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 9 डेज। 0.1 to 5 इग्नोर, अगर पॉइंट के बाद 1 से 5 या उससे ज्यादा वैल्यू का डेटा होता तो 9 10 हो जाता, और अगर 360 से करोगे तो वो भी 9 ही आएगा पूरे राउंड में। इसमें भी 9 डेज ही लिखना है, इसमें भी 9 डेज ही लिखना है। तो अगर ये करेंगे तो लिख देंगे एज्यूम, क्योंकि
ये तो एजम्पशन नहीं है, ये तो फिक्स्ड होता है। अगर 360 ले रहे हैं तो ये तो कोई एजम्पशन के बेसिस पे बोल रहा है कि भाई 360 ले रहे हैं, क्योंकि 360 थोड़ी ना हमारा होता है, वो क्वेश्चन बोलता है तो लेना चाहिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। Question number 12, a manufacturing company places a semi-annual order 24,000. Semi-annual मतलब 6 months का order है। हाँ। Unit at a price of 20 per unit, its carrying cost 15% and the order cost 12 per order. Compute what is the most economic order quantity, how many orders need to be placed by EOQ or number of order. तो उसको 24 को अब डबल करना है कि एज इट इज कर देना है? नहीं, एज इट इज नहीं कर सकते ना, डबल कर रहे हैं क्योंकि एनुअल कंजम्पशन नहीं है। एनुअल कंजम्पशन के बिना EOQ नहीं है। तो ये हो जाएगा 24,000 इंटू 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है 20, कैरिंग कॉस्ट कितने, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 12 और ये 20 का 15%, 20 का 15%। तो 2 इंटू 48,000 इंटू 12 बाई 20 बाई 619.6, मतलब 620 बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 दे दिया इसीलिए। नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 48,000 डिवाइडेड बाई 620, 77 ऑर्डर्स अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट में आया तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये वाला तो कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये जस्ट है बता देते हैं, मेनली इससे क्वेश्चन ही आता है, फिर भी हम बता देते हैं क्या है, बाकी ये शेयर करेंगे, पढ़ के खुद भी समझ जाओ। तो यहाँ पर बोला है टूल्स और टेक्निक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें से देखो हम लोग स्टॉक लेवल पढ़ चुके हैं, सेफ्टी स्टॉक भी अभी देखा, ठीक है। कब ऑर्डर करते हैं इन्वेंट्री को तो वो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करते हैं। अब ये बाकी जो कुछ पॉइंट्स दिख रहा है वो हम बता देते हैं, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, इसी का कैलकुलेशन आता है। अब यहाँ पर है और 3-4 पॉइंट, जिसमें से एक दिया हुआ है एबीसी एनालिसिस, बीईडी, जेआईटी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्रीज, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये क्या होता है सर? तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग जो अपना स्टॉक है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम देते हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, बट ये किस हिसाब से डिवाइड होता है एबीसी। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे हर एक चीज पे हमारा कंट्रोलिंग सेम नहीं होता, जैसे मान लो घर पे कोई महंगा चीज है तो उसको कंट्रोलिंग जैसे करते हो सस्ते चीज पे, वैसा नहीं करोगे। मान लो एक किसी के पास एक बहुत महंगा पेन है, 1 लाख रुपए का एक पेन है, और एक 10 रुपए वाला पेन भी है उसके पास, तो ऑब्वियसली जो 1 लाख रुपए वाला पेन है उस पे उसका कंट्रोलिंग ज्यादा होगा, और जो 10 रुपए वाला पेन है उस पे कंट्रोलिंग कम होगा। और क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी किस में ज्यादा होगा, 10 रुपए वाला पेन उसके पास ज्यादा होने का चांसेस है या फिर 1 लाख रुपए वाला? नॉर्मली महंगा चीज ज्यादा होगा किसी के पास, चाहे वो कितना भी अमीर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, या सस्ते वाला चीज ही ज्यादा हो? क्या फिर से कुछ ही मतलब? तुम्हारे पास एक 10 रुपए का पेन है, एक 1 लाख रुपए का पेन है, कौन सा क्वांटिटी वाला पेन तुम्हारे पास ज्यादा है? हाँ, मेरे पास तो 10 रुपीज वाला कम का ज्यादा सभी है। के पास वही होगा, 10। महंगा चीज थोड़ी ना ज्यादा होता है किसी के पास, किसी के पास क्या बहुत बहुत, वो अब कोई कोई कुछ अलग गलत कुछ करता है उसका हम नहीं बोल रहे, नॉर्मल। तो मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर जोड़े तो जो महंगा रॉ मटेरियल है उस पे कंट्रोलिंग अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली महंगा ज्यादा वाला करेगा, रॉ जो मटेरियल। हाँ। जो सस्ता है उस पे कम करेगा, और जो मॉडरेट है उस पे
ना तो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करेगा ना तो बहुत कम कंट्रोलिंग करेगा। ये जो एबीसी है ये तीन चीजों दो आइटम के ऊपर बेस करके कैटेगरी डिफाइन है। ए का मतलब होता है महंगा, बी का मतलब होता है ए से कम महंगा, सी का मतलब होता है सबसे सस्ता वाला रॉ मटेरियल। अब इसके ऊपर ये महंगाई के ऊपर बेसिस करके इस पे कंट्रोलिंग होता है। ए पे सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, महंगा है तो फिर देखो महंगा है चीज, नुकसान हुआ तो ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। बी पे कंट्रोलिंग ठीक ठाक मॉडरेट, और सी पे कंट्रोलिंग जो है उतना करने का जरूरत नहीं होता है, भले ही वो क्वांटिटी में हमारे पास ज्यादा क्यों ना हो। तो यहाँ अगर पढ़ोगे तो वही मिल जाएगा एबीसी इन्वेंट्री सिस्टम। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम मेन पॉइंट दिखा देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैव टू मेंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इट इज नॉट डिजायरेबल टू कीप द सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन ऑल आइटम। हर एक आइटम के ऊपर सेम डिग्री ऑफ कंट्रोलिंग नहीं रहता है, तो फर्म को क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम अटेंशन उन आइटम पे देना पड़ेगा जिसका वैल्यू हाईएस्ट होता है, और उस हिसाब से ये क्लासिफाई किया गया है। तो ए आइटम का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कंट्रोलिंग होता है, सी आइटम का जो है सबसे लीस्ट वैल्यू वाला होता है, वैल्यू भी लीस्ट होता है और इस पे सिंपल कंट्रोल रहता है। बी आइटम जो है ए और सी दोनों के बीच का होता है, तो इस पे रीजनेबल अटेंशन देने से ही काम बन जाता है। तो देखो मैंने जो बोला है उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, और जो बोला है वही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक बार ऐसे ही जानने के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हो जाता है वीईडी एनालिसिस। वीईडी का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉ मटेरियल है वो अगर हमारे लिए वाइटल आइटम है तो उसको मतलब वाइटल और एसेंशियल और डिजायरेबल आइटम की कैटेगरी में जब हम लोग अपने रॉ मटेरियल को डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं वीईडी एनालिसिस के बेसिस पे। मतलब हम लोगों ने अपने स्टॉक को कैसे मैनेज किया, वीईडी के बेसिस पे। वी का मतलब होता है वाइटल आइटम, ठीक है। वाइटल आइटम का मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम बंद हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल आइटम, ठीक है। एसेंशियल आइटम का मतलब हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट तो है बट अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो काम चला लेंगे, ठीक है। और डिजायरेबल का मतलब होता है उतना भी जरूरत का नहीं है, मतलब हम लोग थोड़ा कंफर्ट के लिए ये सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कंफर्ट क्या बोले, मतलब डिजायरेबल जैसे मान लो गाड़ी के अंदर एसी लगाया जाता है, तो वो तो हाँ, देखो अब तो ये चाहत तो, हाँ तो ये डिजायरेबल हो गया। जरूरी थोड़ी है कि बिना एसी का गाड़ी में नीड नहीं है। नहीं, गाड़ी में तो बैठ के जाना है ना, गाड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन सा गाड़ी में बैठ के जो है एसी का हाँ हवा खाना जरूरी है, बट अभी वो बहुत ही नॉर्मल बात हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो डिजायरेबल आइटम ही हुआ, ठीक है। फिर भी वो डिजायरेबल आइटम, जैसे गाड़ी बन रहा है तो उसका इंजन मेन होता है, वो वाइटल है। हाँ इंजन ही नहीं है रेडी तो गाड़ी का स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बाकी आइटम जैसे उतना अगर ऐसा है कि अगर एक दो दिन डिले भी हुआ के पहुंचने में तो भी गाड़ी बन जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वीईडी का मतलब वही होता है। और इसको जैसे हम लोग अगर इस तरीके से बोले कि वाइटल आइटम ऑलवेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो किसी तरीके से एक दो दिन मैनेज कर लेंगे। बट डिजायरेबल क्या है, हुआ तो अच्छा, बट हम्म, क्रिटिकल नहीं है कि भाई नहीं हुआ तो मतलब कुछ ऐसा ही हाँ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा जो भी हो जाए। तो ये होता है वीडी, तो वीडी का यहाँ पर दिया हुआ है। ये इस पे क्वेश्चन भी है एबीसी पे, ये वीडी का दिया हुआ है। कहाँ चला गया वीडी, कहाँ गया, ये रहा। वीडी एनालिसिस इज यूज जनरली फॉर स्पेयर पार्ट्स। ये नॉर्मली स्पेयर पार्ट्स के लिए वीडी का जो है कंसेप्ट लाया गया है। स्पेयर पार्ट्स मतलब वही छोटा मोटा जो चीज होता है। स्पेयर पार्ट्स आर क्लासिफाइड एज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। द वाइटल स्पेयर पार्ट्स मस्ट फॉर रनिंग द कंसर्न स्मूथली एंड दिस मस्ट बी स्टोर्ड एडिक्वेटली। द ई टाइप मतलब एसेंशियल जो है वो भी नेसेसरी है बट देयर स्टॉक में बी केप्ट एट लो फिगर्स, बट वो कम मात्रा में चाहे तो रख सकते हैं। द स्टॉकिंग ऑफ डी टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स बी अवॉइडेड एट टाइम। अगर चाहे तो हम लोग डिजायरेबल पार्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं। इफ द लीड टाइम ऑफ द स्पेयर्स इज लेस देन स्टॉकिंग ऑफ दिस स्पेयर्स कैन बी अवॉइडेड। मतलब अगर लीड टाइम मतलब सामान आके पहुंचने में अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो फिर डिजायरेबल पार्ट्स को हमें स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ा तब लेके भी हम लोग कर सकते हैं अगर टाइम के अंदर आ जाता है तो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर
और बोला है जेआईटी। जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब होता है इस कंसेप्ट में जो लोग अपना इन्वेंट्री मैनेज करते हैं वो कभी भी इन्वेंट्री को स्टॉक करके नहीं रखते हैं, ठीक है। स्टॉक करने से क्या होता है, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह लगता है। तो ये ऐसे ही एक सप्लायर से अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भाई जब मुझे मटेरियल का जरूरत होगा अभी बोले तो अभी मुझे पहुंचा देगा, ये कनेक्शन होना चाहिए। तब हम लोग जेआईटी फॉलो कर पाएंगे। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। इसमें हमारा स्टोरेज कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता, ठीक है। ये यहाँ पर अगर देखोगे तो शायद ऐसा ही लिखा हुआ, शायद नहीं ऐसे ही लिखा हुआ होना चाहिए, बट अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कुछ बोला है जापानीज फर्म पॉपुलराइज, अच्छा ये जापान में यूज होता है सिस्टम इन द वर्ल्ड। अच्छा, इन ए जेआईटी सिस्टम मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट एंड parts arrive to the manufacturing sites or stores। वही बोला है ना कि जब जरूरत पड़ा उससे कुछ देर पहले आके पहुंचेगा। रखने का कोई कंसेप्ट नहीं कि मेरे पास स्टोर करके रखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जेआईटी सिस्टम एलिमिनेट्स द नेसेसरी ऑफ कैरिंग, वही मैंने बोला स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है लार्ज इन्वेंट्री का, वो हम लोग एलिमिनेट कर पाते हैं अगर हम लोग जेआईटी फॉलो करते हैं। दस सेव्स कैरिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट टू द मैन्युफैक्चरर। तो बोल रहे कैरिंग कॉस्ट और उससे रिलेटेड हर एक कॉस्ट को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। द सिस्टम रिक्वायर्स परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। मैंने बोला ना ऐसे एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो जब बोलेगा तभी पहुंचा देगा सामान। इन टर्म ऑफ टाइमिंग ऑफ डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। हाँ टाइमिंग भी सही होना चाहिए, जब बोलेगा तब नाम ही है जस्ट इन टाइम, ऊपर से मटेरियल भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत लाके देता है तो लो क्वालिटी का सामान देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी में प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा तो मार्केट खराब होगा। द सक्सेस ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ए कंपनी मैनेज इट सप्लायर। तो सप्लायर और कंपनी के अंदर का जो बॉन्डेज है उसी के ऊपर डिपेंड कर, मतलब कंपनी का परचेज मैनेजर मेनली ये सब काम करते हैं। तो परचेज कहाँ से करना है, रॉ मटेरियल, तो वो बॉन्डेज जितना अच्छा होगा तो ही जेआईटी फॉलो कर पाएंगे। द सिस्टम पुट्स ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन सप्लायर। सप्लायर का हाँ वो तो सही है, सप्लायर के ऊपर प्रेशर तो होगा। अभी फोन लगा दिया भाई दे के जाओ ये मटेरियल, अभी दे के जाओ, ठीक है। अभी ठीक। हाँ। ये इतना सब हो गया। अब ये एजिंग ये वाला ये सब छोटा छोटा है, नेक्स्ट दिन बता देंगे। एबीसी हाँ एनालिसिस ये भी नेक्स्ट दिन इसका और एक क्वेश्चन है। मैंने, और हाँ तुम्हारा जो नेक्स्ट डे, क्वेश्चन था वो हाँ हाँ वाला, एक ही है, छोटा सा। हाँ वो नहीं तो, एक डाउट भेजा है मैंने व्हाट्सएप में, वो हाँ मैंने देखिए। देख लिया है वो वाला। वो तो देखो बीपी लेवल पे तुम्हें पूछा है कि बीपी लेवल पे फिर एक्टिविटी लेवल कितना है। तो इस क्वेश्चन में एक्टिविटी लेवल हम लोग का जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 80% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन होता है। कितना यूनिट दिया हुआ था, 80% कैपेसिटी पे 32,000 यूनिट प्रोडक्शन होता है, ये दिया हुआ था। हाँ तो फिर 30,000 कहाँ से आया? हाँ बीपी का ही तो आंसर 20,000 आया है, तो तुमने लिखा नहीं। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 7.5 लिखा तो है 20,000, बहुत छोटा ट्वेंटी छोटा था। थाउजेंड हाँ हाँ तो हाँ हाँ। पूछा है वो कितना परसेंट एक्टिविटी लेवल पे 20,000 बनेगा। तो 32,000 इक्विवेलेंट टू 80%, देन 1 इक्विवेलेंट टू 80% बाई 32,000, देन 20,000 इक्वल टू 80% डिवाइडेड बाई 32,000 इंटू तो 20,000। 32,000 डिवाइडेड बाई 80 होना चाहिए था ना? हाँ तो गलत लिखा है तुमने, ये होना चाहिए 32,000। हाँ डिवाइडेड बाय 80 नहीं पर। 32,000 इक्वल टू 80%, 1 इक्वल ओ टू 80%, ठीक है। तो मुझे तो परसेंटेज निकालना है तो वो तो इधर लिखना पड़ेगा, जो दो डेटा होता है वो तो इधर लिखते हैं। इसी का ही तो आंसर उतना आना चाहिए 50%। अच्छा, 32 तो 32,000 80% है तो 20,000 कितना हुआ? हाँ, तो ये जितना आएगा उतना ही आंसर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ जितना। ठीक है, बाय।